हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अभी शुरू हो गई है। 11th आपका स्टार्ट हो गया है। अभी अभी आपने एग्जाम खत्म किए हैं लेकिन क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो चुकी हैं। आज हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा चैप्टर जो हम ये कहते हैं कि आपका बेस बिल्डअप करेगा। ये चैप्टर अगर आपको आता होगा तो आपकी 11th और 12th आपके लिए थोड़ी आसान होंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीटली आप इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहेंगे, लेकिन हाँ, यहां से आप टर्म्स को जानना शुरू करेंगे, टर्म्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। बहुत सारा कुछ इस चैप्टर से आपका कवर होगा जिससे आप आगे की केमिस्ट्री को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर का एक एक पॉइंट हम ये कहेंगे कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए, जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हर एक लेक्चर को नोट कीजिए, नोट्स बनाइए खुद के। पहला ही चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। कई बार ना हम ये कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें शुरुआत में थोड़ी थ्योरी आती है जो आप कवर कर चुके होते हैं या आप कर भी लेंगे पढ़कर भी। मैं यहां नहीं, मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं मोल कॉन्सेप्ट पे। टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम बात करेंगे कि भाई आपसे पूछा जाए कि एटम क्या होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि एटम क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा। तो मैं ये कहूंगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। देखना ध्यान से, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ matter which cannot be further divided in more simpler units। अगर आप डिवाइड, मतलब एटम क्या है, सभी पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एटम किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट होती है जिसको हम और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ पाते। लेकिन फिर बाद में थोड़ी डिस्कवरीज हुई, पता लगा कि एटम के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। जस्ट हाइपोथेटिकली ऐसा बोला जाता है, मतलब होता रियल में है लेकिन किसी ने एटम को देखा नहीं होता। उस समय की बात बता रहा हूं। तो नहीं देखा तो ऐसे ही बोल दिया कि भाई ऐसा होता होगा या ऐसा होता है। तो लेकिन अब डेफिनेशन की अगर बात करें, एक और डेफिनेशन जो मुझे थोड़ी जेन्युइन सी डेफिनेशन लगती है, हम एटम के बारे में ये कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द smallest particle of matter, it is the smallest particle of matter which can take part in chemical reactions में जो हिस्सेदारी लेगा एटम का छोटे से छोटा हिस्सा, या सॉरी मैटर का छोटे से छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सेदारी लेगा, आप उसी को क्या कहते हो, उसी को आप एटम कहते हो। एक और बड़ी पते की बात, ये वही बात है जो आपने कभी सुनी जरूर होगी लेकिन ऐसा ना सोचा नहीं होगा। कभी ना आपके दोस्त को देखिए, आपका दोस्त आपको कई बार सुनाएगा कि यार मैंने भूत देखा है, फिर कहेगा यार, एक दोस्त ऐसा भी होगा, हाँ हाँ मैंने भी भूत देखा है, मैं शमशान के सामने से निकल रहा था तो मुझे भूत दिखाई दिए और बहुत सारे भूत दिखाई दिए। एक बिल्कुल एकदम फेंकू ये बोलेगा कि यार एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे ना भूत दिखा, मैंने बीड़ी जला दी और भूत भाग गया। और एक सबसे बड़ा फेंकू ये बोलेगा कि मुझे भूत दिखा, मेरी भूत के साथ लड़ाई हुई, मैंने भूत को 2 चपेट मारे खींच के, वो भाग गया। मतलब ये कहानियां, तो हाइपोथेटिकली यही कहानियां। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एटम होता है, वह छोटे हिस्सा होता है जो रिएक्शंस में भागीदारी लेता है। लेकिन भूत की तरह ये भी क्या कहेगा, अ सिंगल एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एक अकेला एटम नहीं मिलता है, ये झुंड में पाया जाता है, बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलते हैं। मतलब ये आपके दोस्त की तरह है कि उसको डर लगता है, बाहर कहीं नहीं जाएगा लेकिन फेंकेगा लंबी लंबी, ये वही है। तो यहां से आप नोट कीजिएगा, फिर हम थोड़ी आगे डिस्कस करते हैं चीजों को।
समझिएगा और पढ़िएगा। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी से नोट करने की कोशिश करें। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल। आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से हम मॉलिक्यूल की बात क्यों कर रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हम इसी के बारे में भी यही कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी छोटा हिस्सा होता है, बट इट हैज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये वो है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, उसे ही आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूल कहते हो। जैसे 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 हम कहेंगे H2O2 है ना, Br2, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको आपको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। अब बात चली कि भाई एटम के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी, तो बात ये आई कि भाई अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये है तो इसका कोई ना कोई वजन भी तो होगा। तो यहां टर्म इंट्रोड्यूस होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब भाई देखो, साफ सी बात है, सीधी सीधी सी बात है कि ना, हम बात कर रहे हैं लगभग 1600, 1700 या 1800 ईस्वी के आसपास की हम बात कर रहे हैं। वहां आपने ना तराजू नहीं देखे होंगे, मतलब आप तो थे ही नहीं, मैं ही नहीं था, इतना बूढ़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं। तो हम बात करते हैं कि ना उस समय पे, जैसे आज से अभी ना आप लगभग मानो आज से 5 साल 7 साल पहले की बात लगा लो, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपको। 5-7 साल पहले अगर आप सब्जी वाले की दुकान पे या किसी किराने की दुकान पे अगर जाते थे, आप बोलते थे 1 किलो चीनी दे दो, तो आपको ना वो वाले तराजू नजर आते थे कि इधर वाली साइड बट्टा रखो, इधर वाली साइड आप चीनी रखो, तोल कर दे दो। ये कुछ समय पहले चलता था। उससे थोड़े से और पहले जाएंगे तो ना तराजू ही नहीं थे। अब आप जाते हो तो आप कहते हो 1 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार चीनी डालता है, एक इलेक्ट्रिकल मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल कांटा होता है, उस पर रखेगा और चीनी तोल के दे देगा। मतलब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं या साइंस ने एक तरक्की कर ली तो वो बात करते हैं, लेकिन हम पीछे जाते हैं। बहुत साल पहले आपने सुना होगा आपके दादा से या इससे कि पैसे को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिली थी तब, तो चीजों को एक्सचेंज कर लिया करते थे कि भाई एक ये चीज हमें दे दे, ये चीज तू रख ले, मतलब ऐसा होता था। अब हम बात करते हैं कि भाई बहुत पुराने समय की, कि जब मास स्पेक्ट्रोमीटर थे ही नहीं, मतलब आज आप 1 किलोग्राम का बट्टा देखते हो, लेकिन वो पहले नहीं था। इसका मतलब कि अब जब बट्टा नहीं था, तराजू नहीं था, तो एटॉमिक मास बताए कहां। और सबसे बड़ी बात कि यार एटम अकेला मिलता ही नहीं था, तो कैसे मास बताओगे। तो यहां साइंटिस्ट लोग जो थे वो थोड़े से जुगाड़ू थे। कैसे थे? थोड़े जुगाड़ू साइंटिस्ट लोग कैसे थे? थोड़े से जुगाड़ू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम बनाया। इन्होंने क्या किया? एक स्टैंडर्ड एटम बनाया, और इस स्टैंडर्ड एटम को हम मानते हैं कि वो ये था कि कार्बन 12 का एटम। कौन सा एटम था? कार्बन 12 का एटम था। कार्बन 12 का मतलब कि हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो आपको ना, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। ओके, स्क्रीनशॉट लिया, चलो चलते हैं आगे। हमने कहा कि ना एक स्टैंडर्ड एटम बना लिया कार्बन 12 का। स्टैंडर्ड एटम बनाया किसका? कार्बन 12 का। और अब कहानी शुरू होती है सच में कि अब ना मानो इन्होंने एक जुगाड़ किया। जुगाड़ ऐसा कि इस प्रकार का एक वेट बैलेंस बना लिया। मेरी चित्रकारी पे थोड़ा शक ना करें, बस सिर्फ भावनाओं को समझने की कोशिश करें। भावनाओं को समझ जाओगे तो टॉपिक समझ जाओगे। ऐसा एक वेट बैलेंस बनाया, और मानो ना ये कार्बन 12 का एक ऐसा सिलेंडर बना लिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, क्या हुआ होगा एक्चुअल में, मैं जिंदा नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मुझे भी नहीं पता, किताबों में लिखा है वैसा मैं बता रहा हूं। कार्बन 12 का मानो एक ऐसा सिलेंडर बना लिया। अब उस सिलेंडर को यहां पे रखा जाता, इस सिलेंडर को यहां रखते, और सिलेंडर को यहां रख के और चीजों को तोलना शुरू करते। यहां रखते, मानो जब ये बराबर होता
तो हम कहते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में इतना मास है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब एक स्टैंडर्ड बट्टा बनाया गया कि जो भी तोलेंगे इसी से तोलेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं तोलेंगे। सीधी सीधी सी बात है, जो भी तोलेंगे इसी से तोलेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं तोलेंगे। मतलब कि कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन में किसका मास, किसी भी एटम का कितना हैवियर है, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कहलाता है। इट मींस उन्होंने क्या कहा, जैसे मानो कि हमें हाइड्रोजन को तोलना है, तो यहां पे हाइड्रोजन रखे गए, बारी बारी करके हाइड्रोजन लाए गए और हाइड्रोजन रखा, तो इन्होंने एक यूनिट बना ली क्या, कि कोई भी एटम 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना हैवियर होगा, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास होगा। कोई भी एटम इससे कितना हैवियर होगा, वही क्या कहलाएगा, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे अब मान लो कि इनको एक हाथी तोलना है। क्या तोलना है? हाथी तोलना है। अब इस हाथी को इधर बिठाया, उधर से कार्बन के एटम बढ़ाते गए, तो बराबर हुआ, तो हम कह देंगे कि यहां पे हाथी इसके इतना हैवियर है, इतना ज्यादा हैवियर है। मतलब कि कॉमन सी बात कि हमसे पूछा जाता कि भाई मास ऑफ नाइट्रोजन एटम बताओ, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम बताओ, तो क्या कहते, हम कहते 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ये कहते। अगर हमसे पूछा जाता कि भाई ऑक्सीजन एटम का मास बताओ, तो हम कहते 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मुझसे पूछा जाता Na सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो क्या लिखते 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ये किया गया, तो एक यूनिट निकल के आई कि हम किसी का भी मास बता रहे हैं, किसी का भी मास बता रहे हैं, इसके साथ में ये चीज हम जरूर जोड़कर चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज हम जरूर जोड़कर चल रहे हैं, नोट कीजिएगा, फिर आगे पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा ना ऐसे लगने लगा कि जैसे जैसे मतलब सब कुछ ये नोट करने वाली बात थी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपने नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि जिसका भी वेट करना होता, जिसका भी वेट निकालना होता, तो एक सीधा संपट सा एक फॉर्मूला यूज किया जाता और उसके साथ में लिखते मास ऑफ, मतलब हर एक चीज के साथ में, मानो सोडियम का लिखना है तो लिखते 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऐसा लिखते हम। अगर ऐसा लिखते तो फिर ये थोड़ा सा ना हेक्टिक हो गया। जैसे जैसे लोग थोड़े समझदार होने लगे, वैसे वैसे ना इसको पूछने लगे कि यार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। मतलब रीजन कुछ और था, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार हर चीज के साथ में ये लिखना थोड़ा हेक्टिक होता है। तो इसको रिप्लेस करके एक टर्म का नाम दिया गया AMU। इसका पूरा मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका पूरा मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब यह है कि ना हम ये कह रहे हैं कि क्या, अब कह रहे हैं कि Na का मास कितना, मैं कह दूंगा 23 AMU। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है? मास ऑफ 1 Na एटम। ये काम आएगा आपके, ध्यान से सुनना, इसे क्या कहूंगा? मास ऑफ 1 Na एटम। अगर मैं कह दूं कि ऑक्सीजन का मास बताओ, तो मैं कहूंगा 16 AMU। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है? क्या कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। नोट कीजिएगा, ये काम की बात है। आप कहते हो कि सर आज हम 1 मोल ऑक्सीजन का मास भी 16 ग्राम लिखते हैं, लेकिन ये कहानी आगे क्लियर होगी, आप अभी के लिए इसे नोट कीजिएगा। अब हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास क्या है। तो हम यहां पे कहेंगे एटॉमिक मास, नोट कीजिएगा, एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that लिखेगा एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that how many times an atom
ऑफ एन एलिमेंट is heavier than 1/12 into mass of carbon 12 एटम। ये आपको याद रहना चाहिए। ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, इसको स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करो, ये आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, हमने अभी अभी तो पढ़ा कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। नोट कीजिएगा प्लीज, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये तो कहानी थी कि ये एक जुगाड़ था, ये तो कहानी थी कि ये एक जुगाड़ था, इस जुगाड़ को लगाकर एटॉमिक मास निकाला गया। लेकिन अब लोग थोड़े समझदार हो गए। मास स्पेक्ट्रोमीटर जब आया, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, सुनना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब मैं कह दूं कि अपनी हिंदी भाषा में बात करूं कि जब कोई कांटा आया तो निकाला गया क्या? मास। अच्छा अब एक बात बताओ, हमने सबको तोला, कार्बन से तोला, मतलब सबका वेट निकाला, मास ऑफ कार्बन 12 के एटम से निकाला, तो क्यों ना हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर केवल कार्बन 12 के एटम का मास कर लिया जाए, बाकी सबका निकाल लेंगे हम। तो यही हुआ, कैलकुलेट किया गया मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का। अब ये कितना आया? ये आया 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम के बराबर आया। ये मास ऑफ किसके बराबर? मास ऑफ किसके बराबर? कार्बन एटम के बराबर। कितना आया? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम के बराबर आया। इसका मतलब अब सुनो, अब मैं कह दूं कि मास ऑफ 1 AMU कितना आएगा ग्राम्स में निकालना हो तो मैं लिखूंगा कि 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। बोलो ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा? जब इस कैलकुलेशन को आप सुलझाएंगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 के बराबर। अच्छा एक चीज और, ये एक एटम का मास है। किसका मास है? एक एटम का मास है, तो आप इसे लिख सकते हो 1/Na, 1/Na ग्राम भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक एटम का मास है। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी कि जब इसका मास मिला तो हमें एक AMU का मास भी मिल गया। एक AMU का मास किस में आया? ग्राम्स में। कितना आया? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर आया। इट मीन्स एक चीज इमेज क्लियर होती है कि 1 AMU इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 1 AMU इक्वल्स टू होगा 1/Na ग्राम्स के बराबर। 1 AMU किसके बराबर होगा? 1/Na ग्राम्स के बराबर। और ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ऊपर वाली टर्म आपने नोट कर ली होगी, मुझे थोड़ा और समझाना है आपको। अब देखो इतना आया, अब मुझसे कोई पूछा जाता, मुझसे कोई पूछता कि मीरा आप मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बताओ, तो मैं क्या करता? तो मैं करता 16 मल्टीप्लाइड बाय AMU लिख रहा था, अब मैं क्या लिखूं? ग्राम्स में लिखना है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखता। अगर मुझसे कोई पूछता क्या कि भाई मास ऑफ 1 Na एटम, सोडियम एटम का मास बताओ, तो क्या लिखता? 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। नोट कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इनको नोट कीजिए। हो गया? हाँ भाई इतना किया आपने। स्लाइड ऐड करता हूं मैं। अब बात करते हैं मोल की। अब हम बात कर रहे हैं मोल्स की, या एक मोल की बात करूं मैं, 1 मोल।
1 मोल में होता है कि हम ना 1 मोल इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के। मैं बात करूंगा मोलर मास की तो समझाना चाह रहा हूं ये किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। यही होता है, यही होता है ना। अगर मैं ये कह दूं कि मास ऑफ, अब सुनना ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या लिखो, अच्छा इसको हम प्यार से, इतनी सी टर्म को हम कभी ना कभी Na बुलाते हैं। बोलो बुलाते कि नहीं बुलाते, बुलाते। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या 1 मोल की बात कर रहा हूं, 1 मोल का मतलब ये कि आप यहां पे लिखोगे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1.66, सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं। इट मींस ये क्लियर हुआ कि ना एक एटम का मास कितना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। मैंने अभी अभी तो बताया कि 1 AMU इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम के बराबर होता है, तो 16 इंटू 1 अपॉन Na, ये एक एटम का मास है। किसका है, एक एटम का। अगर इसके अंदर Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कितना आएगा, ये कटेगा यहां से, ये आ जाएगा 16 ग्राम के। किसके बराबर आएगा, 16 ग्राम के। अगर मुझे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम मास बताइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय Na, कितने Na पार्टिकल्स हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, 23 ग्राम के बराबर आ गया। यहां तक आपको बात समझ में आती है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी बातें करते हैं इसके ही बारे में। क्या बातें करते हैं, सुनो ध्यान से, फिर नोट करना। देखो मेरे पास, मान लो मैंने कहा कि ये सोडियम है, Na है, मैंने इसके लिए 2 मास लिखे हैं। बच्चे आप समझ गए होंगे कैसे, मैंने लिखा 23 AMU या मैंने लिखा 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, इस 23 AMU का मतलब है मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ये बात बड़े काम की है कि 23 AMU का मतलब मास ऑफ 1 सोडियम एटम। अगर 23 ग्राम की बात करें तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, कि अगर किसी से भी पूछोगे ना तो बोलेगा कि 20, ये AMU जो है ना वो GMU ग्राम के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है, ये है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी से काम चलाओ, है ना। हो गया, आज हम यहां तक कवर करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे आगे मोलर मास के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कुछ एलिमेंट्स का मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ एक मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बने रहिए, तैयारी जी तोड़ कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टॉपिक को समझिए, देखिए वीडियो को बार बार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके अच्छे कमेंट्स की मैं हमेशा वेट करूंगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ।